हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये है कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो को बनाने के लिए एंड काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज भी किए हैं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी किए हैं। तो आज मैं इस पे आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे आपको डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, मैं उसको भी आगे फ्यूचर में कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो पहली बार प्रिपरेशन करने जा रहे हैं यूजीसी नेट की। इसके अलावा जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस जो भी आज मैं आपको फैक्टर्स बताऊंगा उन फैक्टर्स को देखें। अगर वो इन फैक्टर्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें और उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करें। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, अगर आप इन जितने भी फैक्टर्स हैं, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर उनको आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं या अपना जो भी जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब फॉलो करने की कोशिश करोगे तो आपका जो यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी एग्जाम हो या कुछ भी आप करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि है जनरेट योर इंटरेस्ट। देखो, मेरी काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे बात होती है जो कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो उनसे मैं ये पूछता हूँ कि आप पर्टिकुलर या नेट या जेआरएफ क्यों क्लियर करना चाहते हो, तो वो इस चीज़ पे क्लियर नहीं है। सबसे पहले आपको इस चीज़ पे क्लियर होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर नेट या जेआरएफ क्यों करना चाहते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं मेरे से कि उनके फैमिली वालों ने प्रेशर किया है या जो उनके फ्रेंड्स हैं उसका क्लियर हो गया तो मैंने भी सोचा चलो करते हैं। ठीक है, और आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत मतलब फनी आंसर देते हो ना, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपको अपना एक इंटरेस्ट जनरेट करना है। ठीक है, फैमिली प्रेशर है, सब कुछ है, आपके फ्रेंड्स ने क्लियर किया है इसलिए आप कर रहे हो। अवेयरनेस का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप उस चीज़ के लिए अवेयर हो रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ के बारे में पूरा जानो भाई कि यूजीसी नेट का क्या काम है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यूजीसी नेट का मैं अप्लीकेबिलिटी नहीं बता सकते हैं, बहुत जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले उस चीज़ को आप जानो कि इसके क्या काम है, फ्यूचर में आपको किस तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, फिर देन आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। तो देन एक ये मोटिवेशन का भी आपके लिए काम करेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा फोकस करेगा। ठीक है, आपका जो फोकस है वो बढ़ाएगा ये चीज़ें। तो कभी भी इसलिए प्रिपरेशन नहीं करनी है कि हमें पर्टिकुलर इसने बोल दिया उसने बोल दिया आप करने लगे। ठीक है, आप अपना इंटरेस्ट को जनरेट करो, देन अच्छे से प्रिपरेशन करो। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप में से काफ़ी सारे लोग क्या सोचते हैं कि चलो इस बार नहीं निकला तो नेक्स्ट टाइम निकल जाएगा। नेक्स्ट फिर उनका क्या होता है, 4 से 5 या 6 से 7 अटेम्प्ट देते रहते हैं, फिर उनका निकलता ही नहीं है ना। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचनी है, आपको अपना 100% देना है। आपको सोचना है इसी बार निकलना है भाई, क्यों बार बार के लिए जाना है। 6 से 7 मंथ बाद फिर एग्जाम होगा दोबारा, फिर वही टेंशन, फिर पूरा सिलेबस कवर करो। इतना बड़ा सिलेबस है, क्यों बार बार कवर करना है आपको। आपको इसी बार निकालना है, मतलब निकालना है, इस तरीके से आप जाओ। बाकी ठीक है यार, चांसेस कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके फेवर में नहीं होती हैं, या कभी कभी लक साथ नहीं देता तो नहीं निकलता, वो अलग की चीज़ है, लेकिन आप अपना 100% दो। ठीक है, मेन चीज़ ये है, अपने इंटरेस्ट को जनरेट करो। ठीक है, इस पॉइंट के बाद अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। देखो, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस फील्ड पे जाना है तो इस पॉइंट पे आपको बहुत अच्छे से काम करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, ये पॉइंट है आपका पेशेंस। इस फील्ड पे पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो ये फील्ड आपके लिए नहीं बनी है। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है, वहाँ नेट या जेआरएफ क्लियर करना है। वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा 3 से 4 मंथ या 5 मंथ जो भी आपका कैपेबिलिटीज़ हैं उतना टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद चीज़ें खत्म नहीं होती भाई। ये दूसरे एग्जाम्स के तरीके नहीं है कि आपका पर्टिकुलर एग्जाम के बाद आपको जॉब मिल गई। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद भी आपको अच्छा खासा हार्ड वर्क करना पड़ता है, वहाँ पे भी कंपटीशन होता है, और वहाँ पे जो कंपटीशन का लेवल होता है वो और ज़्यादा हाई होता है, सच बताऊँ तो फिर उसके बाद आपका क्या है कि जब आपने एक बार नेट या जेआरएफ क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद आपको अपने आप को अच्छी जगह पे प्लेस करना या अच्छी यूनिवर्सिटी में प्लेस करना है पीएचडी के लिए। ठीक है, तो उस पर भी आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन की जरूरत होगी। तो वहाँ पे भी आप मान के चलो 6 से 7 मंथ चाहिए। उतना भी खत्म नहीं हुआ, फिर उसके बाद क्या है कि आप अगर पीएचडी करोगे तो आपको 3 से 4 साल लगते हैं पीएचडी करने पे। तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और रेगुलर आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा इस फील्ड पे। ऐसा नहीं है कि आप चुप हो जाओ। बहुत सारे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं अब जेआरएफ क्लियर हो गया अब तो खत्म ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। जेआरएफ के बाद असली कहानी स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं कि जेआरएफ के बाद असली कहानी खत्म हो जाती है, असली कहानी तो वहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि वहीं से आपका कंपटीशन का लेवल बढ़ता है। ठीक है,
तो वो चीज़ आपको समझनी है, ऐसे नहीं मत करना है कि पर्टिकुलर। और पढ़ाई भी मैं हमेशा बोलता हूँ इस लेवल की करो कि आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। सबसे अच्छा तरीका यार मेरा तो यही है कि मैंने जब अपना एमबीए के लिए प्रिपरेशन की थी, या जो अपना एमबीए किया था, तो जितने भी एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन करता था इस लेवल की करता था कि नेट वेट तो कुछ है ही नहीं यार, नेट तो आराम से मेरा निकल जाए इस तरीके से। तो देखो इसके दो एडवांटेज हैं, आप एक तो अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम पे, तो एग्जाम पे भी परसेंटेज इंक्रीज होगा, तो उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है भाई। फिर इसके बाद दूसरा, आपका पर्टिकुलर किसी भी एग्जाम को आप दोगे जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वहां पे भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपके उनकी प्रिपरेशन, आपके बेसिक कंसेप्ट इतने अच्छे हैं। तो हमेशा बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करो, ठीक है, उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करो। अब फिर बात आती है पेशेंस की। पेशेंस का ये मतलब है कि आप में से काफी सारे लोग क्या बोलते हैं, मैं 4 या 5 मंथ से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, हो गया सर, हो नहीं रहा, 4 मंथ से प्रिपरेशन लगातार कर रहा हूँ, अब तो मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भाई। अच्छा, मैं खुद की मैं अपनी लाइफ की बात बता रहा हूँ। मैंने 4 से 5 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, पहले बीबीए किया, देन एमबीए किया है। तो मेरे घर वाले खुद भी कभी कभी बोलते थे कि इतना पढ़ते क्यों हो, 8 से 10 11 12 घंटे पढ़ रहे हो, इसका क्या मतलब है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो देखो, रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि एकदम से आप अगर आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो आपको कल रिजल्ट चाहिए, तो ऐसा नहीं होता भाई। आपको समझना है कि रिजल्ट कब आएगा, थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा कि आपने आज पढ़ा या 1 महीना या 2 महीना पढ़ लिया तो देन रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको रेगुलर अच्छा खासा मेहनत करनी पड़ेगी, उस चीज़ को आप समझो, ठीक है। और ये लॉन्ग जर्नी है, आपकी शॉर्ट जर्नी नहीं है कि आप 1-2 मंथ या 4-5 मंथ पढ़ लोगे तो हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी क्वालिफाई करने के लिए, फिर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी पर्टिकुलर आपका जो अपने आप को अच्छी जगह प्लेस करने के लिए, फिर आपको रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा मोटिवेशन। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि स्ट्रेस इज़ अ लाइफ ऑफ पार्ट, ठीक है। आपको लो फीलिंग्स भी होंगी, आपका स्ट्रेस भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये जर्नी इतनी सिंपल नहीं है या इतनी शॉर्ट में नहीं है कि आपका पर्टिकुलर 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए। यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो कभी कभी आप डिमोटिवेट भी होगे, तो उस टाइम पे आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। बाई चांस मान लो कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो आपके जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होंगे या जो आपके पेरेंट्स होंगे वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं सच बताऊं ना, बहुत बिल्कुल एक फैक्ट बता रहा हूं कि आपकी जब पर्टिकुलर खुशी में सिर्फ 2 से 3 लोग ऐसे होते हैं जो सही में खुश होते हैं, जो आपके घर वाले ही होते हैं, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। बाकी सब सच में बता रहा हूँ, दिल से खुश कोई नहीं होता, ठीक है। अगर बाई चांस मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका नहीं निकला, आपके घर वाले बोलेंगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम निकल जाएगा, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे या जो आपके फैमिली मेम्बर हैं वो भी बोलेंगे तो कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम निकल जाएगा, लेकिन उनके मन में ये चीज़ जरूर होगी कि सही रहा, नहीं निकला, कि कहीं ज़्यादा सफल ना हो जाए। सब कोई मतलब वो लोग यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा सफल ना हो जाओ, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको समझना है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि 1 बार 2 बार मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको रेगुलर मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको तरीका क्या अपनाना है, वो है आपका सेल्फ मोटिवेशन। आप अपने आप को खुद मोटिवेट करो ना, आपको क्यों दूसरा चाहिए यार। आप अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हो। आप दूसरे को, मतलब दूसरा आपको अच्छे से नहीं जानता, आप अपने आप को जानते हो, आपको क्या चीज़ें पसंद है या आप कब लो फील कर रहे हो, आपको कैसे अपने आप को मोटिवेट करना है। आप कोशिश ये करो, अपने से बात करो, जितना हो सके अपने से बात करो। एटलीस्ट दिन में 1 बार 5 से 10 मिनट बात करो, ठीक है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। जो चीज़ें इस बार नहीं की वो नेक्स्ट टाइम करने की कोशिश करेंगे। इन चीज़ों को समझो ना। ऐसा नहीं है कि दूसरे की हर बार तुम्हें दूसरे की जरूरत हो, दूसरे के ऊपर कोई डिपेंडेंट होना है भाई। तुम खुद कर सकते हो, अपने आप को खुद मोटिवेट करो, अपने आप को खुद चीज़ों को मतलब समझो उस चीज़ को, ठीक है। तो ये सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने आप को जानो। अपने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप से बात करते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है, मैं खुद करता हूँ 5 से 10 मिनट अपने आप से बात, तो वो अच्छी चीज़ है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। और ऐसे लोग मुझे लगता है कि जो अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को जानते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं, किसी दूसरे एज कंपेयर टू कोई दूसरा आपको मोटिवेट करे, ठीक है। तो कोशिश ये करो, अपने आप को जानो और 5 से 10 मिनट डेली दो यार अपने आप को, ठीक है। हाँ, फिर अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेक्रीफाइस। देखो, आपको पता होगा यूजीसी नेट का एग्जाम बहुत सारे लोग देते हैं, 12 से 13 लाख लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन सबका नेट या जेआरएफ नहीं होता है ना। सब लोग प्रिपरेशन भी करते हैं और होता सिर्फ 60 से 70 हज़ार लोगों का ही नेट है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ है सेक्रीफाइस।
वो सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते हैं। जो लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, जो लोग क्वालिफाई नहीं होते हैं और वो अपने रूटीन को चेंज नहीं करना चाहते हैं। देखो भाई, आपको अपने रूटीन को चेंज करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको अपने फ्रेंड्स को कम टाइम देना पड़ेगा। और जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है यार, बाद में कर लेना, अभी थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कर लो, अपने ऑब्जेक्टिव या जो अपना एम है उसको पूरा कर लो, देन वो सब भी होता रहेगा, ठीक है। वो लाइफ में वो सारी चीजें भी चलती रहती हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा ना कभी कभी जो आपकी पार्टीज है उन्हें उनसे भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और आपके जो फ्रेंड्स की मैरिजेस हैं या जो और भी फैमिली में मैरिज हैं उनसे भी थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज करो। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मत जाओ यार, अपनी स्टडी पे जितना टाइम हो सके उतना टाइम दो, ठीक है। क्योंकि अभी जो आप मेहनत करोगे कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके फ्यूचर में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सेक्रीफाइस ऑल द थिंग्स दैट अफेक्ट योर गोल, वेदर मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक, ठीक है। उन सारी चीज़ों से सेक्रीफाइस करो जो तुम्हारे गोल्स पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो चाहे आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों या नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों, उन पे फोकस इतना मत करो और अपनी स्टडी पे जितना हो सके उतना फोकस करो। और ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोलता कि बिल्कुल कुछ भी ना करो, लाइफ को एंजॉय ना करो, ठीक है, लाइफ एंजॉय करो। देखो सच बताऊं, मैं अपने ग्रेजुएशन पे था तो मेरे कोई ज़्यादा खास फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे, सच बता रहा हूँ। एक दो फ्रेंड्स थे, एक फ्रेंड्स या दो फ्रेंड्स थे और पार्टी वगैरह तो पता ही नहीं था उस समय, मतलब इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था पार्टी वगैरह में, इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान व्यान नहीं रहता था। लेकिन जब मैं एमबीए में गया तो कहीं ना कहीं हॉस्टल लाइफ थी तो फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे अच्छे बने और सारी चीज़ें हुई। लेकिन उस जगह भी आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ता है कि आपको कब नहीं कहना है और कब हाँ कहना है। हर जगह हाँ नहीं कह सकते हो आप ना, तो वो चीज़ समझो यार। अपना एक टाइम डिसाइड कर लो, 6 से 7 या 6 5 या जितना भी आप दे सकते हो, आप कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग 5 या 6 आवर उतना आपको पढ़ना है। देन उसके बाद आप थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय भी करते रहो साथ में, साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ। मैं ये चीज़ नहीं बोलता कि बिल्कुल एंजॉय मत करो, ठीक है, एंजॉय भी करते रहो, क्योंकि लाइफ में डिफिकल्टीज कभी नहीं खत्म होगी। मुझे तो लगता था यार, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तो लगता था एक बार जॉब मिल जाएगी फिर इसके बाद एंजॉय करेंगे खूब सारा, फिर एक बार यूजीसी जेआरएफ क्लियर हो जाएगा फिर खूब सारा एंजॉय करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखा कि यार पीएचडी का इंटरव्यू है, फिर वहाँ पे काफ़ी सारी टेंशन, फिर सोचा यार पीएचडी का इंटरव्यू हो जाए फिर करते हैं एंजॉय, ठीक है। फिर इसके बाद ऑब्वियस सी बात है, पीएचडी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैंने अब ये चीज़ सोची है कि अपनी लाइफ में कुछ टाइम है या 6 से 7 घंटे जो है उनको पढ़ाई के देने, देन इसके बाद लाइफ को साथ में इंजॉय भी करते रहना है। ऐसा नहीं कि लाइफ को बिल्कुल मत इंजॉय करो, इंजॉय भी करो, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मानता हूँ जब आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो है नोट्स, क्योंकि जो इसका सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यूनिट फर्स्ट का भी और यूनिट सेकंड का भी। सेकंड का तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा, आप जितनी भी यूनिट पढ़ो, 6 से 7 या 8 यूनिट जो भी पढ़नी है आपको, उनको बहुत डिटेल में पढ़ो पहले, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ो। जितनी भी हैं 4 से 5 आप 6 यूनिट बहुत डिटेल में पढ़ो, ठीक है। उनको डिटेल में पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, जैसे ही आपके एग्जाम के कुछ मंथ्स बाकी हो, ठीक है, 1 या 2 मंथ, 1 मंथ बाकी हो या जो भी जितना भी टाइम बाकी हो, फिर उसके बाद डेली अगर आप 1 यूनिट को पढ़ोगे ना, जो नोट्स आप बनाओगे उनसे पढ़ोगे ना, फिर उनसे शॉर्ट नोट्स बना लो, उनसे बिल्कुल शॉर्ट पे। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, तो ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब होता है, जैसे आपने उस पर जो आपने डिटेल पढ़ा है तो उस पर बहुत सारी चीज़ें आपने लिखी होंगी ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। लेकिन जब आप पर्टिकुलर आप शॉर्ट नोट्स की हम बात करेंगे तो वहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट का आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है, या सेल्स रेवेन्यू वेयर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। ये सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में लिख सकते हो। जब आप इतने शॉर्ट में चीज़ें लिखोगे तो आपको जब लास्ट में आपको रिवीजन करना होगा, 1 या 2 या 4 5 दिन बचेंगे, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका रिवीजन, ठीक है। और आप उससे चीज़ें बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जब आप पीएचडी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तब भी ये चीज़ें आपको मतलब कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझो। और नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। किसी दूसरे के, मैं आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं नोट्स दे दो, उससे नहीं होगा। आपको खुद अपने नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और इस पर जरूर मेहनत करो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, कौन सी यूनिट से पढ़ना स्टार्ट करें। तो देखो भाई, कोई भी यूनिट से पढ़ना स्टार्ट कर दो, पेपर फर्स्ट की, पेपर सेकंड की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना पढ़ो डिटेल्ड पढ़ो, ठीक है। अब जैसे आप सैम्पलिंग पढ़ रहे हो या सैम्पलिंग पढ़ना स्टार्ट किया तो आपने सीधे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग से स्टार्ट कर दिया, नहीं। आप पहले उसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझो। पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, सैंपल साइज क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है आपका, फिर इसके बाद एलिमेंट के बाद आपका सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, सैम्पलिंग एरर क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग आता है ना।
अगर आप डायरेक्ट टाइप्स ऑफ सैंपलिंग पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप नहीं जानते होगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमेशा जो भी चीज़ पढ़ो उसके पहले कंसेप्ट्स को क्लियर करो, देन उसको डिटेल में पढ़ाई करना स्टार्ट करो उस चीज़ की, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं ये बोलूँगा कि 2 या 3 जितना भी आप दे सकते हो, 3 घंटा शुरुआत में, 4 घंटा जितना भी दे सकते हो उतना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो 2-3 घंटा चेयर और टेबल के सामने बैठ के पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि आप लेट गए, लेटने के बाद आपने बुक ले ली, बुक लेने के बाद आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद पढ़ते पढ़ते सो भी गए। तो इस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी भाई। आपको पढ़ाई क्या करनी है, पर्टिकुलर 2 या 3 आवर जितना भी है टेबल और चेयर पे पढ़ो, ठीक है। मैं तो सच बता रहा हूँ कि मैंने 8 से 9 एग्जाम टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हो जाता था, 10 से 11 आवर टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ाई की है, सिर्फ वहाँ पे बैठे बैठे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नींद भी नहीं आती और आपकी कंसिस्टेंसी भी बनती है। आप जब लेटोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है यार नींद आएगी। एक तरीके से नॉवल राइटिंग कर रहे हो, नॉवल राइटिंग नहीं चाहिए इस वाले एग्जाम में। इस वाले एग्जाम में आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए भाई। जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो कंसेप्ट ऐसे क्लियर होंगे कि आप बहुत डिटेल में पढ़ो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नोट्स बनाने की इतनी ज़्यादा आदत नहीं है, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि बुक्स लो, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो तो एक आप पर्टिकुलर जो भी है आप हाईलाइटर ले लो, ठीक है, या स्केच ले लो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट कर दो या स्केच से हाईलाइट कर दो, तो ताकि जब दोबारा रिवीजन करो, जब उस पर आपका उस चीज़ पे नज़र पड़े तो आपको ईजिली चीज़ें रिमेंबर हो जाएं, आपकी मेमोरी में चीज़ें जल्दी जल्दी से आ जाएं, ठीक है। वो इसलिए सिर्फ बोल रहा हूँ मैं, रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब ऐसा भी नहीं कि आप हर जगह पर्टिकुलर हाईलाइटर का यूज कर रहे हो, हर जगह हाईलाइटर हाईलाइट कर रहे हो, हर पैराग्राफ पे 10 या 20 चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की जाती है, ठीक है। उसकी भी एक तरीका होता है, उस चीज़ को समझो आप, हाँ, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं नोट्स का, कभी भी रोल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है मेरा जो भी सक्सेस है या जो भी मैं अब यहाँ तक हूँ उसमें मेरे नोट्स बहुत हेल्पफुल हैं। मैंने अपने बीबीए में नोट्स बनाए, ठीक है, और बीबीए में पता नहीं क्या मुझे ऐसा लगा कि इसमें थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। मैंने अपने जब डिटेल नोट्स बनाए तो उस पर मैंने जब पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक किया तो उस पर थोड़ी सी मतलब 10-15 लाइन छोड़ दी, ठीक है। वो पता नहीं क्या था, मुझे कभी खुद नहीं समझ आया मैंने ऐसा क्यों किया। फिर जब मैं एमबीए में किया तो काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो रिवीजन मतलब वो रिवाइज होते हैं वैसे ही, तो उसमें भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इसमें भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, उसमें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा सा, इसमें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ें पड़ती हैं। तो जब मैं कैपिटल वेस्टिंग, जैसे मैंने कैपिटल वेस्टिंग के नोट्स बनाए तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने छोड़ रखी थी, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिला तो मैंने उसमें पर्टिकुलर लिख दिया। तो इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। और एक रिसर्च भी की गई है तो उसमें बोला जाता है राइटिंग 1 टाइम्स इक्विवेलेंट टू रीडिंग 10 टाइम्स, ठीक है। तो राइटिंग का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है, उस चीज़ को समझो आप। फिर जो नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके एमसीक्यू को रेगुलर करो। मैं ये चीज़ बोलूँगा कि आप 10 से 12 एमसीक्यू रेगुलर करो, ये नहीं कि आप 50 से 60 एमसीक्यू करो, 10 करो, लेकिन ठीक है 10 में से आपको लेकिन ये पता होना चाहिए कि आपका पर्टिकुलर एमसीक्यू ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है। और वो चीज़ मैंने आपको बताई है, मैंने एमसीक्यू की सीरीज दी है, पेपर फर्स्ट पे भी और पेपर सेकंड पे भी, आपके कॉमर्स और मैनेजमेंट पे सारे एमसीक्यू बताए हुए हैं और बहुत डिटेल में बताया कि पर्टिकुलर ये ऑप्शन क्यों सही है और ये ऑप्शन क्यों गलत है। जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तब तक फिर आपका कुछ भी मतलब नहीं है एमसीक्यू करने का। आपको ये पता होना चाहिए ये ऑप्शन क्यों गलत है और ये ऑप्शन क्यों सही है, ठीक है। तो उस चीज़ को समझो और कोशिश करो कि जितना हो सके जो ऑप्शंस हैं उनको भी सही करो। और आप में से करते क्या लोग हैं, 50 से 60 एमसीक्यू डेली लगाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वो सही करने के बाद अपने मार्क्स चेक कर लिए, खत्म कर। वो ये नहीं देखते कि वो गलत क्यों है क्वेश्चन, वो देखना इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वो गलती कर रहे हो उसको सुधार लोगे तो आगे फ्यूचर में आप वो गलती नहीं करोगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अभी जो गलती कर रहे हो तो जानबूझ के वो दोबारा गलती थोड़ी ना करोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे ना उस चीज को, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट चीज है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रेगुलर स्टडी। मैंने बताया कि रेगुलर स्टडी करो, 2 से 3 आवर करो, ठीक है। और एक बहुत सिंपल सा, बहुत बोलूँ कि एक चीज़ भी होती है कि बोलते हैं कि थोड़े थोड़े से घड़ा भरता है, ये चीज़ भी बोलते हैं जो बहुत सही चीज़ है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो। आप 2 घंटे 2-3 घंटे दो, एग्जाम अभी आपका एग्जाम नहीं तो आप 1.5 घंटे दे सकते हो, 2 घंटे दे रहे हो, आप 2 घंटे दे रहे हो, 3 घंटे दे रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर जब आपका एग्जाम आता जाएगा ना तो आपका एक इंटरेस्ट भी जनरेट होता रहेगा, फिर आप 2 को 3 घंटे कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप ये बोलो कि डायरेक्ट एग्जाम के टाइम आप 3 घंटे पढ़ लोगे तो फिर नहीं पढ़ पाओगे। जब आपकी एक हैबिट होगी, जिस चीज़ के आप हैबिचुअल होगे, 2 घंटे आप पढ़ रहे हो, फिर आपको उसको ईजिली 3 में भी कर लोगे, फिर 3 से कुछ दिन बाद आप उसको 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको 5 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हर कोई ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से 10 घंटे पढ़ने लगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, वो रीजन सिर्फ यही है कि वो रेगुलर स्टडी नहीं करते। आप रेगुलर 2 या 3 घंटे पढ़ो,
पढ़ने के बाद अपने टाइम को, जब एग्जाम आपका पास आएगा तो अपने आप ही आपका टाइम अपने आप इंक्रीज होने लगेगा। वो आपको खुद ही लगने लगेगा कि आपको टाइम इंक्रीज करना है, ठीक है। वो आपके दिल से चीजें निकलेंगी। ये चीज समझो, एकदम से अपने आप को प्रेशर करके 10-10 घंटे बैठा लो, उसका कोई मतलब नहीं है ना, तो उसको समझो, ठीक है। फिर इतना ही बोलूंगा कि रेगुलर स्टडी करो और जितना हो सके पर्टिकुलर टेबल और चेयर का यूज करो, क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव मेथड है। मुझे लगता है कि टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। बाकी आप इसके अलावा एक चीज मैं आपसे और बोलना चाहूंगा, जिद होनी चाहिए जीतने के लिए। हारने के लिए तो एक डर ही काफी है, ठीक है। क्योंकि देखो, डर का क्या है कि आप पर्टिकुलर डरोगे तो फिर आप नहीं सकते हो। डर का यार कुछ नहीं है, इतना क्या डरना, ठीक है। नहीं होगा तो नहीं होगा, हम तो अपना पूरी मेहनत करेंगे ना। मेन चीज ये है, आपको अपना 100% देना है। कभी कभी लक भी साथ नहीं होता है आपके, तो उस चीज पे इतना डरना वरना नहीं है। अपने को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद इजीली सारी चीजें होंगी, इतना डरते वरते नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर किया करो यार, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके मेरे वीडियो से।